everyone branch name before your name. अपने नाम ये जूनियर केजी की क्लास है, हर क्लास में बोलना पड़ता है। अपने नाम के आगे अपना ब्रांच का नाम लिखो। धूपम, तुझे बिना ब्रांच के नाम का अगर कोई दिखे ना मेरे अलावा, हाँ मेरे अलावा किसी के आगे अगर ब्रांच का नाम नहीं है तो तू यू कैन रिमूव, आएगा वापस। निकाल दो क्लास के बाहर। ओके, तो shall we start? यस, अब तक आई थिंक हमारे 2 लेक्चर हो चुके, वीडियो लेक्चर। रिद्धि 2 हुए ना कि 3 हो गए? हाँ 2 हो गए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग एंड कोर कंसेप्ट। सेकंड लेक्चर जो आपने देखा, जिसने देखा है उनके लिए, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑब्जेक्टिव, द वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। ऐसे भी मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे टीचर के जो 4 फेवरेट क्वेश्चन है उसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम 10-12 मार्क के लिए अगर कोई थियोरी क्वेश्चन पूछना हो तो ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पे 10 मार्क के लिए सिंगल थियोरी क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट या तो फाइनेंस मैनेजर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई डोंट थिंक सो कि जब तक थियरी है, यानी कि ये सेशन बस, नेक्स्ट लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर फॉर अ थियरी, उसके बाद नो मोर थियरी, यानी हम कोई थियरी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल। यानी उसके बाद आपके ऑफिशियली डाउट सेशन आना, यानी कि डाउट या क्वेरी स्टार्ट होगी। अब तक तो आपने बोला यानी भगवान ने बोला, सर खत्म, कोई डाउट नहीं। सर सुना, अच्छा लगा, इट्स लाइक कथा ऑफ मुरारी बाबू, आते हो बैठते हो सुनते हो और चले जाते हो, प्रसाद लेना नहीं लेना। कितने लोगों ने लेक्चर में से इज्जत से बताना, अपनी इस बाजू वाले की स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसकी कसम है आपको, कितने लोगों ने लेक्चर में से नोट्स बनाए? अरे वाह, 2-3 हैंड रेज हुए, बहुत सारे लोग। अरे वाह 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 वाह, इतने सारे लोगों ने। बाजू वाला बच गया, बस बच गया, बच गया, बच गया, सब बच गए। काफी लोग नोट्स बना रहे, वेरी गुड। मैं नहीं बनाता था, हाँ वो तो सर तो बोले भी, तो थियरी के तो कोई नोट्स बनाता हो। एंड जब वापस, हाँ यू कैन डाउन योर हैंड्स, हाँ धीरे 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 धीरे, हाँ हो गए सबका, ऑलमोस्ट गुड। तो हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था अबाउट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अंदर मेन उसके 2 ऑब्जेक्ट थे, वन इज अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अनदर इज अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई डोंट थिंक सो उसमें से किसी को अगर कोई पर्सनल डाउट है कि नहीं। अगर डाउट है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड डिस्कस द सेम, अदरवाइज मैं पीपीटी को एक बार इन वेरी ब्रीफ फास्ट फॉरवर्ड के अंदर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर किसी को अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर अगर डाउट है तो यू कैन रेज योर फिंगर और यू कैन आस्क योर डाउट राइट नाउ। तो पहले हम आपके डाउट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास। है किसी को कोई डाउट? अरे वाह, नवांग, यस बेटा। हेलो। यस बेटा। Sir, actually, I have a doubt in a wealth maximization of net present value of cash inflow and cash outflow. Sir, ओके, वो जो फॉर्मूला आपने जो बताया था ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस, सर उसमें थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे। हाँ क्योंकि अभी यहाँ पे जो आपको जो मेंशन करना है ना वो थियोरेटिकली मेंशन करना है, वहां पे हमें प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना है। जैसे मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि वो जो चीज है, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू। एक बार मैं, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वेट अ मिनट।
व्हाइट बोर्ड इज विजिबल? यस, वेरी गुड। अब देखो हाउ टू कन्वर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू यानी कि टुडे इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज, अगर आज आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो एंड जो इंटरेस्ट का रेट है, जो इंटरेस्ट का रेट है वो है, अबे यार इसको ऊपर, एक मिनट, हाँ, इंटरेस्ट का जो रेट है फॉर एग्जांपल 10%, तो आफ्टर अ ईयर यानी कि एंड ऑफ द ईयर पे, एंड ऑफ द ईयर पे आपको कितने मिलेंगे? 110 रुपीज, दैट इज 100 रुपीज प्रिंसिपल, 10 रुपीज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप रिसीव करोगे 110। तो अगेन अगर यहां पे अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर फ्यूचर वैल्यू, ये टुडे यानी ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू एंड ये एंड ऑफ द ईयर है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। यानी कि अगर आपकी फ्यूचर वैल्यू 110 हो तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 100। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी? चेक करो कैलसी पे। पॉइंट 909 0.9009 बराबर है। हाँ तो दिस पॉइंट 909 इट इज कॉल्ड एज ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कि दो यू आर रिसीविंग 1 रुपी बट आप 1 रुपए कब रिसीव करने वाले हो? एट द एंड ऑफ द ईयर आप 1 रुपये रिसीव करने वाले हो एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आज के दिन के अंदर उसकी वैल्यू कितनी? से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली, चलो आज जैसे कि हमारा ये ईयर ये है आपका इनफ्लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी कितना है हमारा? 10%। मान लो आपको 5 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 5 साल की आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। द इनफ्लो यू आर रिसीविंग 10,000, 20,000, 15,000, 18,000, अगेन 20,000। ये 5 साल के प्रॉफिट का टोटल करो तो कोई 20, 40, 50, 65, 75, 83, 83 बराबर है हाँ जी जी। ये 83,000 ये आपका क्या है? इनफ्लो, दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। आने वाले 5 साल के अंदर आपको इतना प्रॉफिट होगा। एंड मान लो इसके लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 60,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारी कितनी है? 60,000। अब ये जो 60,000 जो है वो हम कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? आज। ये 60,000 आप इन्वेस्ट कब कर रहे हो? आज। और 83,000 आपको कब मिलने वाले हैं? आने वाले 5 इयर्स के अंदर। तो क्या आज के इन्वेस्टमेंट को, आज के इन्वेस्टमेंट को आने वाले 5 साल के प्रॉफिट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमें इन्वेस्टमेंट कब करना है? आज। हमें डिसीजन कब लेना है? आज। तो हमें प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए? आज का ही चाहिए। प्रॉफिट भी हमें कौन सा चाहिए? आज का। तो जिन लोगों के पास कैल्सी है, जिन लोगों के पास कैल्सी है, चलो कैल्सी पे सिटीजन वाले, सिटीजन वाले सर हम अभी नाटक, हाँ नाटक, सिटीजन वाले
म्यूट होगा तो कहां से आएगी क्या, सीधी सी बात है। हाँ अब ऑडिबल? यस सर। वेरी गुड। चलो वापस बैक टू द बोर्ड। बोर्ड कहां गया अपना, ये रहा। तो मैंने आपको बताया था, अबे यार प्रॉफिट वापस लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो मैं ईयर लिख देता हूं 1 2 3 4 5। कोई मुझे प्रॉफिट लिखवा दो, एनीवन? नवांग? ओ पीरियड नवांग? रिद्धि? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो कोई तो बोलो कि किसी ने प्रॉफिट लिखा ही नहीं था। नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, अपने इमेजिनरी फिगर से वापस वो नाटक। अब ये प्रॉफिट बदल जाएगा तो मुझे मत कहना। हाँ चलो स्टार्ट विथ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, यस आयुषी, प्रताप नगर आयुषी, अनम्यूट योरसेल्फ। अरे कोई यू ब्रॉडबैंड वाले को समझाओ, तुम्हारे वजह से 100 लोग परेशान हो रहे। अबे यार रिद्धि, वापस एक बार तेरे को बोलना पड़ेगा, मुझे जहां तक याद है वो था 10,000, 20,000, 15, 18, लास्ट 20 था। नहीं होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो लिखो ना, अभी कौन सा सम अपने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है 20 30, हाँ बराबर है। अब जैसे मैंने बताया था कैल्सी के ऊपर, रिद्धि अनम्यूट योरसेल्फ। सिटीजन के कैल्सी किसके पास अभी पड़ा है, कैसी वाले को बाद में मैं नाटक करता हूं। हेलो, कैल्सी के ऊपर, कैल्सी के ऊपर सुभानपुरा अमृता, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, तो कैल्सी के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो। 1, सर कैल्सी ढूंढने जाना पड़ेगा। बोलो, प्रैक्टिकल की क्लास है और
किसी के पास कैलसी नहीं है। यस वैष्णवी। सर 0.91। हाँ 0.909 वापस इक्वल टू दबाओ 0.826 यस सर। अगेन इक्वल टू 0.751 यस अगेन इक्वल टू 0.683 यस अरे वाह एंड पॉइंट 6 ना 620 बता दे अभी 621 620 यस એટલું તો યાદ છે સર સવારની પર રટ્ટા મારીને આવ બોલો હા તો ये जो है ना कोई रट्टा नहीं मारो ये याद है ये थी हमारी फ्यूचर वैल्यू ये जो हमारी थी फ्यूचर वैल्यू कि ये हमें मिलने वाला है फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर के बाद और फिफ्थ ईयर के बाद अब व्हाट इट इज नोन एज ए इंटरेस्ट फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर मैंने जो बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिस्क एंड रिटर्न यहां का मतलब क्या होता है 0.909 का मतलब कि एक साल के बाद अगर आपको 1 रुपये मिलेगा तो उसके आज के दिन के अंदर वैल्यू कितनी 0.909। 2 साल के बाद अगर आपको 1 रुपया मिला 2 साल के बाद अगर आपको 1 रुपया मिला तो आज के दिन में उसकी वैल्यू कितनी 0.826। थर्ड ईयर के बाद अगर आपको 1 रुपया मिला तो आज के दिन में उसकी वैल्यू कितनी 751। फोर्थ फिफ्थ ईयर यानी ये जो 5 आपको इंटरेस्ट फैक्टर या तो डिस्काउंट फैक्टर लिखे हैं इट इज नोन एज ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कि 1 रुपए की जो वैल्यू 1 2 3 4 5 साल के बाद है उसके आज के दिन के अंदर वैल्यू क्या है। अब ये तो वैल्यू थी 1 रुपए की हमें तो चाहिए ये अमाउंट की तो अब हमें ये फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है कैसे मल्टीप्लाई करके। चलो स्टार्ट विथ 10,000 इंटू 0.909 ये मैं लिख दूंगा 9090 हाँ 0.826 इंटू 20,000 16520 ओके 0.751 इंटू 15,000 11625 11625 okay next 18,000 into 0.683 12294 12294 and last 20,000 into 0.620 12400 12400 આલા fastest finger first જેવું છે જેનો પહેલો આન્સર આવે એ કન્સિડર થશે ચલો મેકો ટોટલ સર સર બોલ. પોઈન્ટ થર્ડ માં રોંગ છે રોંગ છે 11265 આલા એવું રાખેલો ને 11265 चल दिवांशी फटाफट टोटल कर नाख चल 909016520116 sorry 12294 and 12,400 जल्दी 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 61299 61299 और मैंने आपको इन्वेस्टमेंट कितना बोला था 60,000 यानी एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो ये जो 60,000 के सामने आने वाले 5 इयर्स के अंदर आप कितने रिसीव कर रहे हो 83,000 आने वाले 5 इयर्स के अंदर आप कितने रिसीव कर रहे हो 83,000 बट उसकी आज के दिन के अंदर व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू द प्रेजेंट वैल्यू इज 61299 स्टिल इट इज मोर देन आवर इन्वेस्टमेंट ટોટલ ખોટું છે ખોટું છે 61569 61569 61569 yes तो चलो स्टिल इट इज मोर देन 60,000 इसका मतलब क्या हुआ कि ये 60,000 कौन से दिन की वैल्यू है आज की वैल्यू ये 61569 भी कौन से दिन की वैल्यू है आज की वैल्यू यानी कि रिटर्न इज मोर देन इन्वेस्टमेंट
दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट, इसको कहेंगे हम PVCI। ये है हमारा PVCI, इसको हम कहेंगे PVCO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर पॉजिटिव रिटर्न मिला, अगर पॉजिटिव रिटर्न मिला तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स आर इंक्रीज, the future profit of the companies is increased, and directly or indirectly the wealth of the shareholders are also increased। जिसने वो क्वेश्चन नहीं लिखा, सर मार तो लखवानु रही क्यों, अब वांधो नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये तो सिर्फ मुझे वो वर्ड एक्सप्लेन करना था, व्हाट इज PVCI एंड व्हाट इज PVCO, बट अदरवाइज इसकी ये पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर या तो ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम प्रैक्टिकल ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे 4th यूनिट के अंदर। 4th यूनिट के अंदर अभी हमने जो रफ टेबल बनाया वो हमारा फेयर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वहां पे एक्चुअली हमें मॉनेटरी वैल्यू दी होगी कि यू हैव टू इन्वेस्ट ₹10 लाख इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं और 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए यू हैविंग 3 ऑप्शन। आप यहाँ पे भी जा सकते हो, वहां पे भी जा सकते हो, तीसरी जगह पे भी जा सकते हो। तो विच वन इज अ बेनिफिशियल, वहां पे हमें प्रैक्टिकली सॉल्व करके आंसर देना होगा, जो अभी हमें यहाँ पे वो काम करना नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा PVCI एंड PVCO। हाँ, और अगर किसी को कोई इंडिविजुअल डाउट हो तो पहले हम वो डिस्कस कर ले, अदरवाइज मैं पूरा लेक्चर इन अ ब्रीफ रिवाइज कर देता हूं। है कोई इंडिविजुअल को डाउट? यू कैन रेज योर हैंड। एनीवन? કોઈ છે કોઈ છે કોઈ છે કોઈ છે? અત્યાર સુધી તો કોઈ નથી। યસ અભિષેક? કશું જ નહીં? પાક્કું? તો હું પૂછું લે તને। ઓકે, તો લેટ્સ रिफर। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके। तो वी डिस्कस अबाउट, ये कौन लोग है बे, आधा लेक्चर खत्म होने तक अभी उनका खत्म नहीं हुआ। यस, के लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ओके, ये तो फाइनेंस फंक्शन है, सॉरी। अभी तो ये वीडियो आपका देखना बाकी है, क्योंकि 2nd एंड 3rd के बीच में आपका था। हाँ सॉरी, ये था आपका। यस, अभी तुम्हारा वाला वीडियो आ गया। यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने जो डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। बिकॉज वो जो भी काम करेगा वो काम उसका डिपेंड किसके ऊपर होगा? दैट वर्क इज डिपेंड ऑन देयर मेन ऑब्जेक्टिव। किस काम के लिए आपको डिसीजन लेना है, बिकॉज जब तक आपका गोल, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक आप पर्टिकुलरली डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो फाइनेंस मैनेजर के अगर देखने जाओ तो मेनली 2 काम है, मेनली 2 वर्क। कौन से? पहला, रेजिंग ऑफ द फंड, कि पहले तो वेन एवर देयर इज अ नीड ऑफ द फंड, जब जितने पैसों की जरूरत हो उतने पैसे आपको रेज करने हैं। एंड दूसरा कि वंस द अमाउंट इज रिसीव्ड, जितना पैसा चाहिए आपको वो पैसा मिल गया, तो अब आपको चेक करना है हाउ और वेयर टू इन्वेस्ट। अब उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। एंड whenever you make an इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो आपको 2 वर्ड के ऊपर फोकस करना है। पहला एक हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड दूसरा था हाउ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दोस डिस्कशन द मेन कंक्लूजन हमारा क्या था कि बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू फोकस ऑन 2 वर्ड, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ प्रॉफिट के ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए? मेन सर्वाइविंग। आज के दिन के अंदर ये जो अभी कोविड का जो माहौल है,
बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जो बंद करने की नौबत पे आ गए। थिंक अबाउट द रेस्टोरेंट, बेचारे ने रेस्टोरेंट का बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है, 2 महीने बंद रहा, अभी कोई कस्टमर है नहीं। थिंक अबाउट द जिम, 50% ऑफ द जिम ऑफ द बड़ौदा वो सब रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर है। अब वंस यू ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी, आपको रेंट तो देना पड़ेगा, बट देयर इज अ नो रेवेन्यू। तो कौन ये सिचुएशन के अंदर टिका रहेगा? जिसके पास सरप्लस हो, जिसके पास पास्ट करंट पीरियड में तो प्रॉफिट है ही नहीं, बट अगर आपके पास अगर पास्ट ईयर का कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो यू कैन सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। सेम वे बाकी जो मार्केटिंग फैक्टर्स है, इंक्रीज इन वेज रेट, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सीवियर कंपटीशन, जहां पे वी आर चार्जिंग 25 to 30,000 फॉर अ बीकॉम। आपने बहुत सारे रोड के ऊपर गली के बाहर निकलो पोस्टर मिल जाता है 10,000 में ऑल सब्जेक्ट, जो हमें एक सेमेस्टर भी आपको नहीं पढ़ाते। तो अगर ऐसे कंपटीशन में भी अगर टिके रहना है, कब टिके रहोगे? यस सर, पिछले सालों के अंदर आपने बहुत कमा लिया है, हाँ अभी भी कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे? तो प्रॉफिट, यस, वो आपको कंपटीशन के अंदर अगर वेज राइट अगर राइज हो जाते, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, एडवर्स सिचुएशन, जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सिचुएशन में से आपको कौन बचाएगा? आपको बचाएगा सिर्फ आपका प्रॉफिट। नाउ ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए थे फॉर अ फेवर एंड अगेंस्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें पहला था सर्वाइवल जो हमने डिस्कस किया, दूसरा हमारा शर्मा जी का बेटा, हाँ, कि किसी बिजनेस को अगर एक बिजनेस को अगर दूसरे बिजनेस के साथ अगर कंपेयर करना है, कंपैरिजन कौन के बेस पे होता है? प्रॉफिट। आज आप जो भी क्लासरूम के अंदर अवेलेबल है, अगर मैं एक स्टूडेंट को अगर दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन का पहला बेस ही क्या होगा? आपका रिजल्ट। तो भाई जिसके परसेंटेज ज्यादा मेरे लिए वो स्कॉलर है, जिसके परसेंटेज कम वो मेरे लिए टफर है। फिर मुझे वो नहीं पता कि सर वो लास्ट टाइम मेरा जब एग्जाम था ना, उसी टाइम पे मुझे डेंगू हो गया था, उसी टाइम पे अपना जॉन्डिस था, एग्जाम के 2 दिन पहले मेरी कजिन को शादी करने की इच्छा हो गई। अब वो तो जब दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, पर वो दिल वाला अकेला नहीं जाता, वो साथ में 100 लोगों को लेके जाता है। तो ये सारे फैक्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी आप डिस्क्लोज करते हो नहीं। ये तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो रिकॉर्ड क्या होता है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, यानी जो भी कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन किसके बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा एंड मेन, जो मेरे लिए, जो अगर आप बोलो कि भाई ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उसके फेवर के अंदर, तो प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसका सबसे एंड बहुत बड़ा जो की फैक्टर है वो होता है उसका फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि अगर प्रॉफिट को, अगर आप जितना भी प्रॉफिट ज्यादा अर्न करते हो, if you reinvest your profit in a business, it is a free source of finance। उसके ऊपर आपको 1 रुपया इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, ना किसी को डिविडेंड, ना कुछ, मुफ्त में पैसा मिलता है। आज मान लो कि आपके पेरेंट्स का जो भी सैलरी है, इफ दे आर अ एम्प्लॉय, 40, 50, 60 हजार रुपए का सैलरी है, उसमें से 50,000 में से 40,000 का खर्चा किया, अब ये जो 10,000 बच गए, क्या ये 10,000 वो अगले महीने यूज कर सकते हैं कि नहीं? यस, कर सकते हैं। क्या अगले महीने ये 10,000 यूज करेंगे? इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स है, इसके ऊपर कोई डिविडेंड है? नहीं, इट इज अ सेविंग। तो सेविंग्स आर फ्री सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बट सेविंग आएगा कब? सेविंग आएगा कब? अगर प्रॉफिट होगा तो। बट एंड लास्ट, ये सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए, फुलफिलिंग सोशल गोल। भगवान बधानु भलू करे पर शुरुआत मारती करे। हाँ, अगर मेरा सब कुछ हो गया, इफ आई एम फिक्स, मैं सेटल हो गया, तो मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा। अगर मैं आज गाड़ी लेके निकल रहा हूं ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, एंड एक बंदा मेरे गाड़ी का ग्लास साफ कर रहा है, सर 5 रुपए 10 रुपए, एक ही आंसर, छुट्टे। छुट्टे नहीं है यार बॉस, अदरवाइज मैं दे देता। क्यों दूंगा भाई? मुझे कौन सा बंदा वो 10 रुपए 50 रुपए ऐसे मुझे दे रहा है, और वो गाड़ी साफ करने के तो मैं महीने के महीने में दे ही रहा हूं। आज आपके दिमाग में चैरिटी का थॉट कब आएगा? मैं भी बिल गेट्स बनना चाहता हूं, मैं भी चैरिटी करना चाहता हूं, बट उसका 50% तो अपने पास हो। तो सोशल गोल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्वेश्चन कब अराइज होंगे? अगर जेब में पैसा होगा तो।
तो उसके लिए भी क्या चाहिए? प्रॉफिट. बट सम ऑफ द पॉइंट्स अगेंस्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया, जिसमें पहला ही वर्ड था कि मीनिंग ऑफ द टर्म प्रॉफिट इज नॉट क्लियर. रेशियो एनालिसिस के चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही है, रेशियो एनालिसिस. तो रेशियो एनालिसिस के अंदर आपने 12th में भी सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हाँ सर, 3 खबर थी, बीजा ना बोलता नहीं बोलू. चलो, ये 3 तो पता है. अब आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपको बोला है प्रॉफिट बढ़ाओ. कौन सा प्रॉफिट बढ़ाओ? ग्रॉस, नेट के ऑपरेटिंग? सर कोई भी बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है. द आंसर इज डिफरेंट. जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर. आपको कौन सा डिसीजन लेना है? व्हेन वी टॉक अबाउट द डेब्ट, अगर बाहर से हमें लोन लेना चाहिए कि नहीं, तो लोन लेने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बिजनेस को ऑपरेशन के लिए चाहिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. ओवरऑल अगर रिजल्ट या डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट. कौन से प्रॉफिट के ऊपर फोकस करने का? तो सर एक प्रॉफिट बढ़ता है तो दूसरा नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता. उसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे लीवरेज के अंदर. चैप्टर है हमारा 3rd यूनिट के अंदर. 3 फॉर्मूला 10 मार्क. मजा आएगी जब आएगा तब, अभी नहीं, अभी तो थियरी पढ़ो. हाँ, तो कहने का मतलब जब प्रॉफिट का मीनिंग ही क्लियर ना हो, प्रॉफिट का मीनिंग ही क्लियर ना हो, तो आप प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर सकते हो? नहीं कर सकते. अगेन, अभी मैंने आपको एक व्हाइट बोर्ड पे जो कैलकुलेशन शेयर करके बताया, 60,000 का इन्वेस्टमेंट, 83,000 का प्रॉफिट. अगर आप प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हो तो 60 के सामने 23,000 ज्यादा मिल रहा है. यस, गो फॉर इट. बट जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने अप्लाई किया, हमने रिस्क रिटर्न उसके ऊपर अप्लाई किया, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था ना, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेडीमेड टेबल आता है. एंड वो डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेबल इट्स बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क एंड रिटर्न कंसेप्ट. तो जब हमने देखा कि 83,000 जो अमाउंट हमें जो फ्यूचर में मिलने वाला था, जब हमने करंट आज की डेट के अंदर उसको कन्वर्ट किया, इट्स रफली 62,000 ओनली. वो सिर्फ 62,000 है. ओके, एक मिनट है. वेट अ मिनट, आज नेटवर्क का कुछ ज्यादा इश्यू है. यस शुभम, नाउ यू आर अ को-होस्ट. ओके, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट था, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता. सेम, इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट द कैश रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन इन अ फ्यूचर. बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस इसके ऊपर होता है, बिगर इज द बेटर. 60 के सामने 83, नो, वो 83 सही में देखने जाओ तो वो रियल पिक्चर नहीं है. देन हमने बात किया था अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हाँ, अब ये वाला एक वर्ड हमारा आधा घंटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पीवीसीआई एंड पीवीसीओ. हो, नाउ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ टू डिटरमाइन अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. फॉरगेट अबाउट ये हाउ टू कैलकुलेट, समझ में आया कि नहीं आया वो सेकेंडरी बात है. बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब तो समझ में आया कि जो फ्यूचर में आने वाले 5 साल के अंदर जो आपको 83,000 मिलने वाले थे, उसकी आज के दिन में रफली वैल्यू कितनी? 62,000. एंड पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आज मेरे पॉकेट में से कितना जा रहा है? 60,000. यानी कि अगर आप पर्टिकुलर डिसीजन लोगे, ध्यान से समझना, अगर आप पर्टिकुलर डिसीजन लोगे तो आज के दिन आपके पॉकेट में से 60 जाएंगे एंड आज के ही दिन आपके पॉकेट के अंदर 62,000 आएंगे. इट मींस इफ यू सिलेक्ट, इफ यू गो फॉर अ डिसीजन, आपको 2,000 आज के दिन में मिल जाएंगे. तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जाना चाहिए. बट कई बार जब हम ये फ्यूचर कैश फ्लो को अगर डिस्काउंट करते हैं, ऐसे आपको मिला होगा कि 60 की जगह पे 70 मिल रहा है, बट अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो तो प्रेजेंट वैल्यू 60 से भी कम हो जाएगा. तो वो ऐसे डिसीजन के लिए आपको नहीं जाना चाहिए. नाउ शेयर होल्डर्स वेल्थ. यस, शेयर होल्डर्स वेल्थ का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जितने शेयर्स आपके पास है मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस. जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था ना, रिलायंस के 100 शेयर, अगर 100 शेयर की प्राइस उस टाइम पे मैंने क्या बताया था? 1975. वो लेक्चर के बाद 100 रुपया उसका प्राइस बढ़ गया. वो लेक्चर लेने के बाद रिलायंस के भाव 100 रुपए बढ़ गए. यानी मान लो अगर वही 100 शेयर अभी भी मेरे पास आज के दिन में हो, 10,000 का प्रॉफिट हो गया एक वीक के अंदर. क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अनाउंसमेंट, डिफरेंट डिसीजंस टेकन बाय कंपनी. मींस कंपनी जो डिसीजन लेती है, कंपनी जो अनाउंसमेंट करती है, उसका इंपैक्ट
कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कंपनी के मार्केट प्राइस के ऊपर भी पड़ता है। एंड बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जो डिसीजन लेते हो, हाउ इट इज अफेक्ट योर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, वो किस तरीके से उसके मार्केट प्राइस बढ़े। अगर मार्केट प्राइस बढ़ा, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बढ़ेगा, एंड वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बढ़ा तो आपके शेयर होल्डर्स भी बढ़ेंगे, कंपनी के अंदर आपका नया इन्वेस्टमेंट आएगा। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर वही काम आपको करना है कि आपके शेयर होल्डर आपकी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ना जाए। When we talk about the wealth maximization criteria, वहां पे कैश फ्लो, अनसर्टेनिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो सारे क्राइटेरिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है, वो सारी चीज यहाँ पे कंसीडर की जाती है। क्लियर? ये था हमारा सेकंड लेक्चर। बट अभी जैसे आपने शेड्यूल पढ़ा कि अभी हमारा वीकली एक ही सेशन होने वाला है, बिकॉज नाउ यू आर यूज्ड टू विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम। एक चीज, जो चीज आप वीडियो लेक्चर में सुन रहे हो, वही चीज वापस हम जूम सेशन के अंदर भी रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोर हो जाते हैं कि सर एक नहीं एक वार्ता कितनी बार, तो उसी के लिए हमने ये वो बीच का रास्ता निकाला है कि हाँ, अब वीडियो लेक्चर एज पर हमारे जो टाइम टेबल, जो हमारा शेड्यूल है, उसी के मुताबिक रहेंगे कि वीकली एफएम का जो मेरा वर्कलोड है कि वीक के अंदर अगर 2 लेक्चर भी होंगे तो भी आपका सिलेबस आराम से विद रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। बट वीकली 2 लेक्चर्स, एंड जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया आपको घर पे उतना पोर्शन खत्म कर ही देना है, ये बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। जहां तक मुझे कॉलेज से इंफॉर्मेशन मिली है, दो इस साल का एकेडमिक सेशन थोड़ा डिले हुआ है, बट टिल डेट आज के दिन तक कॉलेज के अंदर सिलेबस के अंदर इतना सा भी रिडक्शन नहीं हुआ। यानी जितना आपका सिलेबस लास्ट सेमेस्टर यानी कि लास्ट ईयर में था, वो पूरा का पूरा सिलेबस इस साल है, सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स ऑफ अ नियर फ्यूचर। आने वाले पीरियड के अंदर रोज के 5,000 के साथ है कि 50,000, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, वो अलग बात है। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखने जाओ तो यस, आपका सिलेबस एज इट इज ही है। एक और चीज, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो सिलेबस डिस्कस किया था, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने आपको 2 चैप्टर बताए थे। एक था इंट्रोडक्शन टू एफएम, जो मेरा वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट। हाँ, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे, यानी 3 लेक्चर के बाद हमारा फर्स्ट थियरी खत्म। हाँ, फाइनली थियरी खत्म। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ओनली। एंड जैसे मैंने आपको बताया था दोस्त, हाँ, वो एट निजामपुर एंड कारेली बाग, उनको तो मेरा पता ही है, तो वापस में बता दूं, एफएम के अंदर भी 100% प्रैक्टिकल वर्सेस 100% थियरी तब भी करना है जिसको ओ ग्रेड लाना है। सर यहाँ की इसको ओ ग्रेड चाहिए, अपने तो ये से भी हैप्पी। सीरियसली बता रहा हूं, अगर प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करोगे ना, बट मैंने क्या बताया, हाँ, इनटू इन्वर्टेड कॉमा 100% कैपिटल। सर रेशियो एनालिसिस में 20 फॉर्म्युला છે, એમાંથી 10 કરીને જાવ તો ચાલે કે ના ચાલે? ના બેટા, તું થિયરી भी કરીને जाने तो केटी ना आवे। क्लियर? यानी कि ये पर्टिकुलर चैप्टर तभी आपको फोकस करना है जिनको प्रैक्टिकल के अंदर थोड़ा डाउट है, या कुछ लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने में, सर 20-20, 25-25 एग्जाम्पल सॉल्व करो, इससे अच्छा 5 पेज का पैम्पलेट, 3 लेक्चर, बस 3 पीपीटी देख के चले जाओ, यस कंफर्म 12 मार्क का क्वेश्चन 9 आएंगे, 15 मार्क का क्वेश्चन तो 12 आएंगे। सर 15 में से 15 कंफर्म नहीं आएंगे। पूरा पैम्पलेट छाप के भी आओगे ना तो भी थियरी में 15 में से 15 नहीं मिलेंगे। तो थियरी तभी लिखना जब वो सोशल, हाँ, चैरिटी वाला कंसेप्ट दिमाग में हो कि जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, 5 मार्क आप खुद रख लो। तो वो वाले काम अगर करने हो तो ही थियरी के लिए जाना, अदरवाइज प्रैक्टिकल ओनली। क्लियर? हाँ, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं तो वीडियो लेक्चर देखने में थोड़ी मजा आएगी। कि वहां पे जो हमारा 2 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, एक है फाइनेंस फंक्शन, यानी कि फाइनेंस मैनेजर कौन कौन से काम करता है,
एंड दूसरा था स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेम्पलेट में है, सिलेबस में है, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया। बाकी 110% एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ सर, आવું પહેલાથી કહી દો તો સારું લાગે। કયું હતું સર પેલું? हाँ, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज, कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मार्केटिंग में किस तरह से हेल्प करता है, एचआर में कैसे हेल्प करता है, प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है। भाई करता है तो करता है, हमने क्या, वी आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओनली, हमें कोई दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो वो सिलेबस में है, वीडियो लेक्चर में है, पैम्पलेट में भी है, एग्जाम में नहीं होगा। तो वो पेज फाड़ना मत, हाँ प्लीज, उसके लिए पैम्पलेट के अंदर स्पेस रखना, उसको सिर्फ कट करना है। और कट कैसे करना है? ऐसे, हाँ, वो ऐसे नहीं, बाजू में छोटा वाला आईएमपी लिखो तो वो छोटा वाला लिखो, मोस्ट 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 आईएमपी, बट कट करो तो हाँ ऐसे कट करना, और पेज फटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे वाला पेज अपने काम का है। तो फाइनेंस फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता दूं कि फाइनेंस फंक्शन के अंदर भाई फाइनेंस मैनेजर काम क्या करेगा, अभी जैसे बताया, सबसे पहला काम होगा रिक्वायरमेंट। उसको काम क्या करना है, पहले तो रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करो, कितने पैसों की जरूरत है। नॉर्मली हम क्या सीखते हैं, आज आपको और मुझे मिलके अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको और मुझे मिलके अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? चलो केक शॉप ओपन करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपका, केक मेरे तरफ से, यानी फ्री में नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट, स्टॉक टू कैपिटल, हाँ वो वाला। तो अगर हम अब ये बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, अगर हम ये बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली अब सोचना कि लेमन किस तरह से सोचता है, हमारे पास कितने पैसे, सब 5 लाख रुपए अपने दोनों मिलके 5 लाख रुपए निकाल के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब डफोर्ड बिजनेस ऐसे स्टार्ट नहीं होता, जितने पैसे से है उससे बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस करने के लिए कितने पैसे चाहिए पहले वो फाइंड आउट करो। तो नहीं, केक शॉप ओपन करना है तो सर 7 लाख रुपए की तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा इन्वेस्टमेंट 7 लाख का है, 5 लाख बाकी दो कहां से आएंगे, वो फाइनेंस मैनेजर सोचेगा, हम उसको उसी का सैलरी देते हैं। यानी सबसे पहले तो चीज हमें फाइंड आउट करनी है रिक्वायरमेंट, कि भाई बिजनेस के लिए कौन कौन सी एसेट चाहिए और वो एसेट्स के लिए कितना पैसा लगेगा। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जब एसेट साइड की हम बात करेंगे तो एसेट साइड के अंदर एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो, लाइक योर कैलकुलेटर, बट क्लास में कुछ है साल के अंदर 3 कैलकुलेटर बदलते हैं, तो आपका लिए कैलकुलेटर आएगा करंट एसेट्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म पहले तो रिक्वायरमेंट, तो जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए फंड भी कौन सा लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा। तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यूनिट 4 के अंदर हम प्रैक्टिकली सीखेंगे 12 से लेके 15 मार्क का सम। एंड जो करंट एसेट्स है, यानी कि हमारी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो वर्किंग कैपिटल के लिए यानी एसेट्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो एसेट्स के अंदर 2 पार्ट आएंगे, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट उसे हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट को हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यानी चलो एसेट साइड तो फिक्स हो गई, बट अब आपको पता ही है कि एसेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड। अब एसेट्स की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बता दी, एसेट्स की रिक्वायरमेंट है 7 लाख, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें 7 लाख रुपए की जरूरत है, बट कैपिटल हमारे पास है कितना, 5 लाख। तो बाकी का 2 आएगा कहां से? मार्केट में देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मांगने से सब कुछ मिल जाता है, भले फ्रेंड से नहीं, रिलेटिव से नहीं, हाँ वहां से कभी उम्मीद मत रखना, बट मार्केट के अंदर। तो विच आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी सेकंड डिसीजन आएगा कि भाई 7 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, उसमें से ओनर का कितना, आउटसाइडर का कितना। ओनर एंड आउटसाइडर के ऊपर वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया, तो वो ध्यान से सुनना, सिलेबस में काम में आए कि ना आए, बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी। कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, अपने पैसों से बिजनेस करना चाहिए कि दूसरों के पैसों से? जय ओपी रोड, पप्पाना पैसा थी बिजनेस થાય કે પડોશીના પપ્પાના પૈસા थी? जय, हेलो, ઊંઘી ગયો લાગે છે। હેત સુભાનપુરા, Yes, sir.
अपने पैसों से बिजनेस करना चाहिए कि दूसरों के पैसों से? तो अपने पैसों से, दूसरों का पैसा अगर डूब गया तो वेरी गुड, वेरी गुड। कभी भी बिजनेस मत करना, और अगर बिजनेस करना हो तो वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वाला जरूर देखना। सर अपने पैसों से ही बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डूबेंगे तो किसके डूबेंगे? अपने डूबेंगे। अब बताओ किसके पैसों से बिजनेस करना चाहिए? ऑलवेज दूसरों के। बट हाँ, ये जितना सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल सर એવું ના હોય, એવું જ હોય। एंड जो थर्ड लेक्चर है, वो थर्ड लेक्चर का जो की पॉइंट है वो यही है कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। कि मान लो जो 7 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, केक शॉप ओपन करने के लिए जो 7 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, वो 7 लाख आएगा कहां से? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन। सर 1:1:1:1 એવું ના હોય કે ડોબાઓ, 1:1:1:1। उसके लिए एक चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस इट्स हैविंग अ कॉस्ट। इक्विटी से पैसा लिया, डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस से पैसा लिया, डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड के साथ उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। लोन या तो डिवेंचर लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो विच वन इज बेनिफिशियल? आपको सही कॉम्बो सिलेक्ट करना है। बर्गर एंड कॉम्बो के साथ वो जाते ने मैकडी, आ लेक्चर में मैकडी नाम ना लेवाय। हमणा 2 जण तो लॉग आउट થયા नहीं થયા, હજી છે पटेल। हाँ, तो कॉम्बो के अंदर कोल्ड ड्रिंक लेना कि कॉफी लेना? हाँ, ये कॉम्बो मायने रखता है। तो हाउ टू सिलेक्ट अ कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ टू सिलेक्ट अ कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज अ सेकंड डिसीजन। कि चलो कंपनी की रिक्वायरमेंट तो पता लग गई कि हमें 7 लाख रुपए की जरूरत है, बट ये 7 लाख का कॉम्बो क्या होगा, वो होगा हमारा सेकंड डिसीजन। चलो एसेट्स भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलो एसेट्स आ गई, पैसा आ गया, बिजनेस किया, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट में से घर कौन कितना ले जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज ए डिविडेंड डिसीजन। कि चलो बिजनेस के अंदर 7 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 हमारा 50 તમારા, એવું ના હોય। પછી આ कोविड वाली सिचुएशन आवे तो 2 महीने दुकान बंद रहा, अब उसका रेंट कहां से आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पिछले 10 महीने में, क्या पिछले 10 साल में नहीं देखा था, वो पिछले 2 महीने में हमने देख लिया। आया ना 4 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक तरफ और 4 महीने का एक तरफ। अगर ऐसी वाली सिचुएशन आ गई तो हाँ, इसका मतलब जितना अर्न किया उतना पूरा घर नहीं ले जाना है, कुछ बिजनेस में छोड़ देना है। कब, कितना, वो आएगा डिविडेंड डिसीजन के अंदर। चौथा आएगा हमारा वहां पे लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? योर एबिलिटी टू पे अ डे टू डे डेब्ट, जो आपके रूटीन एक्सपेंस है, आपकी जो करंट लायबिलिटी है, वो पे करने के लिए क्या आपके पास सफिशिएंट पैसा है? इफ आंसर सेज यस, अगर आपने शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर लिया, कोई भी बिजनेस का सक्सेस एंड फेलियर, कोई भी बिजनेस का सक्सेस एंड फेलियर किसके ऊपर होता है? शॉर्ट टर्म के ऊपर। अगर शॉर्ट टर्म में आपने सर्वाइव कर लिया तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट का सिक्योर होना जरूरी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अंडर द टाइटल ऑफ लिक्विडिटी डिसीजन। आ तो ट्रेलर હતું आने वाले लेक्चर का। क्लियर છે? કોઈને ભૂલથી કોઈ ડાઉટ, ક્વેરી ના હોય? સર અમને આ બધું ફર્સ્ટ સેમ માં બધું પૂછતા હતા, સેકન્ડ સેમ માં સર 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 6 સેમ સુધીમાં નો ડાઉટ સર, તમે બોલ્યા પતી ગયું સિલેબસ। સર જઈએ? હા જાઓ, જય શ્રી કૃષ્ણ। ડાઉટ હોય તો રોકાજો, વાંધો નહીં। ડાઉટ હોય તો ક્લિયર કરીને જજો, અને નેક્સ્ટ ઝૂમ સેશન માં જલ્દી થી આવજો। સર યસ, પેમ્પલેટ, આ ડાઉટ છે? હા પેમ્પલેટ ક્યારે મળશે પહેલા એ બોલો। કોન્ટેક્ટ ટુ યોર રિસ્પેક્ટિવ બ્રાન્ચ। તો અમારું રિસ્પેક્ટિવ બ્રાન્ચ તમે જ છો। હા, નિઝામપુરા પર બેઠા છો અત્યારે। દેખાય છે? હા દેખાય છે ભાઈ, જોઈ લઉં છું અહીંયા પેમ્પલેટ। અત્યારે તો નથી આવે, કાલે આવી જશે। આવે એટલે તમને ગ્રુપમાં મેસેજ કરું। મતલબ એક જ પેમ્પલેટ આવ્યું છે ખાલી, હજુ અમાલ્ગમેશન